हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिकल कांस्टेंट के अंदर एस्टर वैल्यू पढ़ा था। उससे पहले एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक और एनालिटिकल कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयोडीन वैल्यू। ठीक है, तो और किसी भी एनालिटिकल कांस्टेंट की तरह ये आयोडीन वैल्यू भी एक ऐसी वैल्यू है जो हमें किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है ऑयल्स एंड फैट के। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्पेसिफिक कैरेक्टर, पहला क्या, एक ही स्पेसिफिक कैरेक्टर कहेंगे जो आयोडीन हमें बताती है वैल्यू। आयोडीन वैल्यू से हमें पता चलता है किसी दो कार्बन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कितने हैं किसी भी फैट के अंदर। ठीक है, मान लीजिए एक लॉन्ग चेन ऑफ फैट है। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रेजेंट है किसी भी फैट के अंदर। ठीक, तो उसमें कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम पता कैसे करेंगे, तो उसका पता लगाने के लिए हमें आयोडीन वैल्यू का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तब हमें जाके पता चलेगा कि उस प्रोसीजर से आयोडीन वैल्यू क्या आई। जो भी आयोडीन वैल्यू आएगी वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, जितनी भी उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू उतना ज़्यादा अनसैचुरेशन, सिग्निफिकेंस में देखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो क्या डेफिनेशन है, आयोडीन वैल्यू इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, कितना ग्राम्स ऑफ आयोडीन, यहाँ देखो ग्राम्स ऑफ आयोडीन लिखा है ना, मिलीग्राम्स नहीं लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड एड टू कार्बन कार्बन, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें आयोडीन आके अटैच हो जाएगा, देखेंगे कैसे। तो आयोडीन ऐड होने से कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन यूज हुआ इस डबल बॉन्ड में। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है हमारा 100 ग्राम्स ऑफ ऑयल्स और फैट। कितने ग्राम्स ऑफ ऑयल और फैट ले लिया हमने, सैंपल का अमाउंट कितना भी लेंगे उसका बस हमें पता होना चाहिए हमने कितना अमाउंट लिया है, ग्राम्स में लेंगे। राइट, तो आयोडीन वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है कि कितना आयोडीन जो है वो यूज हो गया इस अनसैचुरेशन को हटाने में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आयोडीन जाके यहाँ से अटैच हो जाता है एक कार्बन से और अनसैचुरेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारा आयोडीन है वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को हटाकर खुद अटैच हो जाएगा। तो पहला पॉइंट प्रिंसिपल का हमारे पास क्या आता है कि हमारे जो भी अनसैचुरेशंस हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ को उसको अगर हम आयोडीन मोनोक्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड की जगह पर क्या लग जाएगा, एक जगह आयोडीन लग जाएगा, एक जगह क्लोराइड लग जाएगा। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे हम प्रिंसिपल के टाइम पे, नोन अमाउंट ऑफ आयोडीन क्लोराइड डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है, आयोडीन मोनोक्लोराइड, तो नोन अमाउंट डालेंगे तो जितना रिएक्ट होगा और जितना बचा हुआ होगा उसे हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसे डिटेक्ट करने का कोई प्रोसीजर होगा डेफिनेटली। कैसे डिटेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, द अमाउंट ऑफ आयोडीन दैट इज अनरिएक्टेड इज डिटरमाइंड बाय पोटेशियम आयोडाइड। होता क्या है, देखो अभी मैंने क्या बोला था, नोन अमाउंट ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड लिया हुआ है हमने। ठीक है, जितना मोनोक्लाइड, अब जैसे किसी सैंपल में जितना भी अनसैचुरेशन है, एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, जितने भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उससे जाके ये आयोडीन मोनोक्लोराइड रिएक्ट कर जाएगा। अब हमने नोन अमाउंट लिया हुआ है, से 20 ml हमने आयोडीन क्लोराइड लिया था, 100 ग्राम ऑफ ऑयल था, सैंपल था हमारा। अब उसमें जितना अनसैचुरेशन था वो आयोडीन क्लोराइड वहाँ जा जाके अटैच हो गया। अब थोड़ा तो बचा होगा, सैचुरेशन जहाँ जहाँ था वहाँ जाके जब अटैच हो गया तो बाकी का कुछ अमाउंट बचा होगा। अब उस बचे हुए अमाउंट को हमने क्या किया, हमने कहा अब हम इस बचे हुए अमाउंट को पता कर लेते हैं कितना है। तो जैसे ही हमें बचा हुआ अमाउंट पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट जो हमारा है वो लग गया इस अनसैचुरेशन को सैचुरेट करने में। ठीक हो गया, हेलोजिनेशन कराने में कितना अमाउंट यूज हुआ। तो बचे हुए अमाउंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी सिस्टम में KI डाल देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं।
तो जो बचा हुआ आयोडीन क्लोराइड था वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके KCl बनाता है और फ्री आयोडीन बना देता है। ठीक है, तो जब हम ये प्रोसीजर में देखेंगे तो देखेंगे कि फ्री आयोडीन बन जाती है और जो कलर होता है उसका वो कैसा येलो कलर का हो जाता है। उसके बाद अब हमें जाना पड़ेगा अपने फर्स्ट ईयर में। क्या किया था हमने वहां पर, आयोडीन कैसे डिटेक्ट करते थे किसी सैंपल के अंदर, तो याद आ गया होगा आप लोगों को। किसी सैंपल में अगर आयोडीन होता तो हम उसे किससे टाइट्रेट कराते थे, सोडियम थायोसल्फेट से। ठीक है, और उसमें क्या डाल देते थे, स्टार्च इंडिकेटर। तो अगर हम इस सिस्टम में स्टार्च इंडिकेटर डाल दें तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, आयोडीन से स्टार्च रिएक्ट करेगा। तो उसके बाद अगर हम उसे टाइट्रेट करा देते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट हमारा यूज होगा इसका मतलब उतना ही उसमें आयोडीन बचा हुआ है। उसका एक फॉर्मूला लगाते थे हम, कितना आयोडीन बचा, मतलब कितना आयोडीन निकल के आया कुल मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही करना है। ठीक है, बस क्या करना है, आयोडीन का अमाउंट निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है जितना हमने सैंपल लिया उससे। कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं प्रोसीजर में अभी। ठीक है, पहले अब क्या करा हमने, नेक्स्ट स्टेप हमारा लिख लेंगे इसको, लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल Na2S2O3 यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। इससे हम इसका टाइट्रेशन करा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना आयोडीन हमारा जो था वो इस सिस्टम में बचा हुआ था। तो कुल मिला के इससे हमें पूरे से हमें क्या पता चल रहा है, कितना आयोडीन तो हमारा बच गया और कितना आयोडीन आयोडीन क्लोराइड के फॉर्म में जो था वो यूज हो गया इसको अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने में। ठीक हो गया, जितने जितने अनसैचुरेशंस थे उन सबको से जाकर ये आयोडीन क्लोराइड अटैच हुआ होगा और कुछ अमाउंट जो बचा होगा उसको हमने डिटेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू में कहा था कि 20 ml हमने आयोडीन क्लोराइड को यूज किया हुआ है। ठीक है, उसमें से मान लो आपका 10 ml जो है वो इसमें इस काम में खर्च हो गया। ठीक है, तो जो बचा हुआ 10 ml है वो इस मेथड से हम डिटेक्ट करेंगे। ये नीचे के जो 2 पॉइंट है उससे हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट यूज हुआ और कितना अमाउंट रह गया है। राइट, नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन वैल्यू। साफ है सिग्निफिकेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैट है। ठीक है, कोई भी फैट है, अगर उसका आयोडीन वैल्यू जो है वो 0 से 70 के बीच में आती है तो वो फैट की कैटेगरी में आता है, और मोर देन 70 अगर आयोडीन वैल्यू आती है उसकी तो वो ऑयल की कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया, अब हर जगह हम बटर का एग्जाम्पल ले ही रहे हैं तो बटर की आयोडीन वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। ये होती है आपकी 26 से 28 के बीच में। अब बता दोगे आप 26 से 28 के बीच में तो कौन सी कैटेगरी में आता होगा, सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आता है ये। ठीक हो गया, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम, आ सकता है किसी के भी दिमाग में आ सकता है, अच्छा पॉइंट भी है, कोकोनट ऑयल जो होता है वो किस कैटेगरी में आएगा, कभी तो वो सॉलिड हो जाता है कभी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो देखो कोकोनट ऑयल के साथ ऐसा है फंडा कि कोकोनट ऑयल का 85% जो होता है वो फैट फॉर्म में होता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट के फॉर्म में होता है, और बचा हुआ 50% जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसकी वजह से वो ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर, मतलब थोड़े से भी रूम टेम्परेचर से ऊपर। ठीक है, तो इसलिए वो जम जाता है बिकॉज दैट इज सैचुरेटेड फैट। तो उस आयोडीन वैल्यू डेफिनेटली उसकी बहुत ही लो होती है, 10 टू कुछ के अराउंड होती है। ठीक है, तो अब हमें सिग्निफिकेंस तो पहला ये निकल के आया इससे कि आयोडीन वैल्यू से सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं हम यहाँ पर,
तो आयोडीन वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि इस रेंज का है तो फैट है, इस रेंज का है आयोडीन वैल्यू तो ऑयल है। दूसरी चीज़ अनसैचुरेशन कितना है, जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन उतना ज़्यादा आपका आयोडीन वैल्यू। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट होता है फैट का, ठीक है, फैटी एसिड वाला जो पार्ट होता है फैट का, उसमें जितने ज़्यादा अनसैचुरेशंस प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी आयोडीन वैल्यू आएगी, राइट। तो ये तो हो गया हमारा सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं मुद्दे पे, दैट इज प्रोसीजर। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना आता है, वेल एंड गुड, आप इतना सब लिख देते हो। प्रोसीजर भी ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, प्रैक्टिकल का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से तभी आएगा अगर आपको प्रोसीजर पता होगा। तो ध्यान से उसको देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वही पहला स्टेप क्या करा था हमने, आयोडीन मोनोक्लोराइड से रिएक्शन कराई थी सैंपल की। ठीक हो गया। करेंगे कैसे, प्रोसीजर अलग होता है। अलग क्या होता है, मतलब उसके स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होते हैं। क्योंकि ये बैक टाइट्रेशन का ही एक एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसमें एक फ्लास्क में लेंगे सैंपल और एक फ्लास्क में हम कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, उससे हमें ब्लैंक प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। सैंपल के साथ हमने डेफिनेटली क्या लिया, आयोडीन मोनोक्लोराइड लिया है और क्लोरोफॉर्म लिया है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्यों लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं जिससे कि हमारा सैंपल जो है इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए। सैंपल क्या है, नॉन पोलर है, फैट्स जो होते हैं नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो क्लोरोफॉर्म इजीली डिजोल्व कर लेता है फैट्स को, तो हम क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट ले लेंगे। उतना ही क्लोरोफॉर्म हम इसमें भी लेंगे, उतना ही आयोडीन मोनोक्लोराइड हम इसमें भी लेंगे ब्लैंक के फॉर्म में। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया, जैसे हम प्रिंसिपल में भी बात कर रहे थे। क्या करते हैं, इसको फिर हम 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। ठीक है, जिससे कि जितना भी सैंपल है वो आयोडीन मोनोक्लोराइड से रिएक्ट होता रहे, राइट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये है कि ये जो हमारा जो फ्लास्क होता है, इसको हम हमेशा स्टॉपर लगा के रखेंगे जब इसको रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो फ्लास्क होते हैं वो एम्बर्ड कलर्ड फ्लास्क, ब्राउन कलर के आपने फ्लास्क देखे होंगे, वो लिए जाते हैं, जिससे कि लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं आयोडीन वाली, तो लाइट से बचाने के लिए हम एम्बर्ड कलर्ड फ्लास्क लेते हैं, या फिर अगर नहीं है एम्बर्ड कलर्ड फ्लास्क तो हम इसको कवर कर लेंगे फॉइल से। ठीक हो गया, दोनों में हमने डाल दिया और दोनों को हमने रख दिया इंक्यूबेट करने के लिए 30 to 1 आवर, जिससे कि जितना भी सैंपल है वो रिएक्ट कर जाए आयोडीन मोनोक्लोराइड से। ठीक है, और यहाँ तो करेगा ही नहीं कुछ, यहाँ तो ऐसे ही रखा रहेगा आयोडीन मोनोक्लोराइड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है हमारे पास, याद करिए, जितना बचा हुआ आयोडीन क्लोराइड था उसमें हमें क्या डालना है, पोटेशियम आयोडाइड डालना है, जिससे कि हमारा आयोडीन इवॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ नोन अमाउंट लिखा है मैंने, 20 ml लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप प्रोसीजर लिख रहे हो कि टेक 20 ml ऑफ आयोडीन क्लोराइड एंड इतने ग्राम ऑफ सैंपल, 10 ग्राम ऑफ सैंपल लेंगे या 100 ग्राम ऑफ सैंपल लेंगे, उसमें 20 ml आयोडीन मोनोक्लोराइड डालेंगे, 10 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म डालेंगे। इस तरह से आप लैंग्वेज लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उतना ही उतना यहाँ पर भी ले लेंगे। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या डालना है उसमें हमें, पोटेशियम आयोडाइड। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे। ठीक हो गया, डाल दिया। डालने से क्या हुआ, उसको फिर से रख देंगे 30 मिनट के लिए, जिससे कि पोटेशियम आयोडाइड जो होगा वो बचे हुए आयोडीन क्लोराइड से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और आयोडीन रिवॉल्व कर देगा ऊपर, जो हमने रिएक्शन देखी Ki वाली है ना, KCl और I2 के फॉर्म में। ठीक हो गया, यहाँ पर भी वही करेगा, सेम रिएक्शन होगी। क्या होगा, Ki प्लस ICl क्या देगा, KCl प्लस आयोडीन। अब ये आयोडीन कहाँ प्रेजेंट होगा, फिर डेफिनेटली इन फ्लास्क में प्रेजेंट होगा। अब इस फ्लास्क में थोड़ा ज़्यादा आयोडीन प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक वाला था, इसमें सैंपल था ही नहीं। तो जब सैंपल ही नहीं था तो आयोडीन क्लोराइड किससे रिएक्ट करता, वो तो ऐसी का ऐसा पड़ा हुआ था। तो जैसे ही उसमें Ki डाला गया, सारा का सारा आयोडीन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सारा का सारा ICl जो था वो कन्वर्ट हो गया आपका आयोडीन में Ki के रिएक्शन से।
और यहाँ जो बचा हुआ ICl था वो कन्वर्ट हुआ आयोडीन में। तो आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप। अब इस आयोडीन को हमें क्या करना है, टाइट्रेट करना है, पता लगाना है कि कितना आयोडीन इवॉल्व हुआ इस Ki की वजह से। ठीक है, यहाँ कितना बचा है आयोडीन और यहाँ कितना आयोडीन है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टाइट्रेशन विद सोडियम थायोसल्फेट। तो लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ब्यूरेट में हम लेंगे सोडियम थायोसल्फेट और यहाँ पर क्या ऐड करना है हमें, येलो कलर का रिएक्शन दिखाई देता है ये वाला। ठीक है, जब ये हो जाता है तो येलो येलो कलर का दिखाई देगा क्योंकि आयोडीन बन जाता है। आपने देखा होगा आयोडीन सोल्यूशन बनाते हैं तो येलो कलर का बनता है सोल्यूशन, तो वही येलो कलर का होगा। जैसे ही हम इसमें 1% स्टार्च डालेंगे, इंडिकेटर कह लो, स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे, वैसे ही इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, वॉयलेट कलर का, डार्क ब्लू कलर का बोल सकते हो। तो दोनों में ही ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया, तो दोनों ये ब्लू कलर के होंगे। अब हम जब इसे Na2S2O3 यानी कि सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ आयोडीन इसमें प्रेजेंट होगा उतना अमाउंट ऑफ Na2S2O3 इसमें कंज्यूम हो जाएगा। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना I2 इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ डेफिनेटली I2 ज़्यादा है बिकॉज ये ब्लैंक था, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो ये सोडियम थायोसल्फेट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा ज़्यादा आती है। ठीक हो गया, तो क्योंकि ज़्यादा I2 है तो ज़्यादा सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम हो जाएगा, तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। इसीलिए ब्लैंक में से हमेशा हमें सैंपल की जो टेस्ट की वैल्यू है वो माइनस करनी पड़ती है और उसके बाद हम उसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज आएगा वो ब्लैंक माइनस सैंपल करेंगे तब जाके हमें वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज आएगा। तो नंबर ऑफ आयोडीन, नंबर ऑफ फैट, हम क्या फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट ऑफ फैट, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन कितना होता है, 127 अराउंड होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो ब्लैंक माइनस सैंपल किया हमने। उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट 0.1 लेते हैं, 0.1 नॉर्मल का बनाते हैं इस टाइट्रेंट को। ठीक है, लेकिन नॉर्मेलिटी आपको बिल्कुल समझ के ही रखनी है, जितनी आप स्टैंडर्डाइज करके निकालोगे उतनी नॉर्मेलिटी एक्चुअल रखोगे यहाँ पे। ठीक है, इंटू 100 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि हमने अभी बोला था ना ग्राम्स में निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ग्राम्स की बात कर रहे हैं और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻3 करेंगे, डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल जो कि आप ग्राम में ले रहे हो, राइट। तो ये आपका हो जाता है आयोडीन नंबर ऑफ फैट, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। आयोडीन नंबर आप बता दोगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अनसैचुरेशन। नोट्स बनाइए बढ़िया से, कोई डाउट हो तो पूछिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।